हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम कर रहे हैं कर नहीं रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है विजन फोरम आईएएस का है, टेस्ट 16 है। तो और भी टेस्ट हो चुके हैं, 15 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उसका पहले टेस्ट में मैं जल्दी ही, क्योंकि मैं पीछे से कराऊंगी, क्योंकि आज से स्टार्ट किया है, तो मैं नए वाला टेस्ट आज करवा दे रही हूँ। उसके बाद 15 ऐसे पीछे जाते हुए कर लेंगे, जो नया आएगा वो भी कर लेंगे। तो टेस्ट का नंबर में मत जाइए, जो टेस्ट करना है वो करिए। तो ये इकोनॉमी का टेस्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जो जो कि आप डेली पढ़ते हैं उसका है। और ये पेड टेस्ट है, तो ये पेड भी मिलेगा भाई, क्योंकि ये कोचिंग वालों का है। और साथ ही साथ इसका हम आंसर बता देंगे, तो आप टेस्ट को टेस्ट के तरीके से करिएगा और आंसर मेरे आंसर बताने से पहले ही करिएगा। बाकी यूपीएससी विजन आईएएस और ओनली आईएएस और फिर बहुत दृष्टि का भी टेस्ट करवाया गया है। तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे टेस्ट यूपीएससी कराए जा रहे हैं और एग्जाम होते होते पता नहीं कितना, बहुत सारे टेस्ट आप कराएंगे सारे कोचिंगों का। तो उसकी चिंता ना करिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहें और रिविजन करते रहें। तो चलिए हम टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जूम कर देती हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीति होने की संभावना है। तो ये सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान करना है, बजट घाटे को पूरा करने के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से उधार लेना, या बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए नई धनराशि का सृजन। तो देखिए ये तीनों चीजें तो होंगी नहीं, तो यहाँ पर होगा बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए नई धनराशि का सृजन। मान लीजिए अगर मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए आप नोट को छाप रहे हैं, करेंसी नई बना रहे हैं, तो उसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी ना कि कम होगी ना। और ये सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिला था वेनेजुएला एंड जिम्बाब्वे में, जहाँ पर नोट छाप के गरीबी दूर करने की बात हो रही थी। अब भाई ऐसा किया गया और बाद में ये हुआ कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों को एक ब्रेड भी खरीदने के लिए एक बोरे पैसे ले जाने पड़ते थे। तो नोट छाप कर कभी भी गरीबी दूर नहीं होती, इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका, ये डी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मुद्रास्फीति के उच्च स्तर का अर्थव्यवस्था में विभिन्न हितधारकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है। इस संदर्भ में निम्न के समूह पर विचार करें। निश्चित दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाले ऋणदाता पर, ब्रांड जैसी निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों के कारण धारक, या फिर प्रगतिशील कराधान के अधीन व्यक्ति, या निश्चित दर वाले ऋण लेने वाले, या उपरोक्त में से कितने पर उपरोक्त में से कितने पर सामान्यतः उच्च स्तर की मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 1, 2, 3 या 4 पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 कौन कौन से, तो देखिए निश्चित दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाले ऋणदाता पर बिल्कुल ही पड़ेगा, क्योंकि जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो उधारदाताओं को मिलने वाले धन का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है ना। जब ऋणदाता एक निश्चित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं तो उच्च मुद्रास्फीति पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त धन के वास्तविक मूल्य को कम कर देती है। जैसे मान लीजिए अगर 8% मुद्रास्फीति बढ़ती है, लेकिन जो ऋण ब्याज दर होती है 5% स्थिर ही रहती है, क्योंकि आप 5% पे ही लेते रहते हो। तो ऋणदाता को कम शक्ति में प्रभावी रूप से नुकसान होता है, मतलब क्रय शक्ति में। और इसमें ऋणदाताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका वास्तविक रिटर्न कम हो जाता है। दूसरा आता है बांड जैसी निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों के धारक। देखिए बांड जैसे निश्चित आय वाली प्रतिभूतियां पूर्व निर्धारित दरों पर ब्याज भुगतान प्रदान करती हैं। उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान इन निश्चित रिटर्न की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे बांड धारकों को काफी नुकसान पहुंचता है। सपोज दैट यदि मुद्रास्फीति 7% बढ़ जाती है, तो 3% रिटर्न वाला बॉन्ड कम आकर्षक हो जाता है, जिससे वास्तविक रिटर्न नकारात्मक हो जाता है। इसलिए बांड जैसी निश्चित आय वाली के धारक प्रतिभूति में नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, तीसरा भी सही है, क्योंकि प्रगतिशील कराधान के अधीन व्यक्ति, मान लीजिए मुद्रास्फीति के कारण अक्सर नाम पात्र का वेतन में वृद्धि होती है थोड़ा बहुत, भले ही वास्तविक वेतन स्थिर रहे। प्रगतिशील कराधान प्रणाली में व्यक्तियों को उच्च कर ब्रैकेट में धकेल सकता है, जिससे उनकी दर देनदारियां बढ़ जाती हैं। एक घटना जैसे जिसे ब्रैकेट क्रीप के रूप में जाना जाता है, यदि कर ब्रैकेट को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं किया जाता है तो व्यक्ति वास्तविक आय वृद्धि का अनुभव किए बिना अधिक करों का भुगतान करते हैं। इस प्रकार वे मुद्रास्फीति में नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। इसमें चौथा गलत होगा, क्योंकि निश्चित दर वाले ऋण लेने वाले, ये नहीं होगा, क्योंकि उधारकर्ता को मुद्रास्फीति से लाभ होता है, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी किया जाता है। क्या इसके द्वारा किया जाता है? यह भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति ढांचे के अंतर्गत मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
या सीपीआई में खाद्य एवं पेय पदार्थ श्रेणी का महत्व है? केवल 1-2 सही है, 2-3 सही है, 3 सही है, 1-2-3। देखिए ये मंत्रालय गलत दिया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर इसकी गणना की जाती है, जो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो ये तो गलत हो गया, बाकी ये दोनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है नीचे ये। भारत में 8 कोर उद्योगों का, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज का सूचकांक 8 कोर उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित उद्योगों पर विचार कीजिए। कोयला, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, उर्वरक और फार्मास्यूटिकल कितने 8 प्रमुख कोर उद्योगों का हिस्सा है? केवल 2 या केवल 2, 3, 4 या 5? तो कितने हैं? तो इसमें केवल और केवल 2 ही होंगे। कौन-कौन से? तो वो होंगे कोयला भार, जिसमें इसका है 10.33% और उसके बाद उर्वरक का है 2.63%। ये उद्योग भारत के औद्योगिक तो बाकी आपको पता होगा, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद है, इस्पात है और सीमेंट, बिजली, ये सब चीजें हैं। तो कौन है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली, ये सब है और बाकी ये सब नहीं है। तो इसमें ही है, तो याद रहेगा ना, इन 8 कोर सेक्टरों का नाम जरूर याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया। तो इसमें आंसर हो जाएगा, एक तो कोयला है, एक उर्वरक है। तो ये 2024 में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ इन्फ्लेशन से है ये और यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किसके तहत की गई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय, 10वीं या 9वीं पंचवर्षीय योजना? ये तो सभी को पता होगा, ये हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, एनजीटी का गठन। तो एनजीटी 2010 के तहत अर्थात 11वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा संरक्षण संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए किया गया था। ठीक है, और ये यूपीएससी सीएपीएफ में भी क्वेश्चन ये जो है यहाँ से ये पूछा भी गया था शायद क्वेश्चन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन तो है ही। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन, ये है निम्नलिखित पर विचार करें। रेपो दर में कमी, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, ऋण के लिए मार्जिन आवश्यकता में वृद्धि, बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत नए बांड जारी करना और स्फीति की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त में से कितने उपाय किए जा सकते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? तो कितने उपाय किए जा सकते हैं? तो केवल 2। कौन कौन से? तो एक तो आपका ये हो जाएगा, पहला तो सही है, रेपो दर में कमी की जाएगी, बिल्कुल कही जाएगी, क्योंकि अस्फीति वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में कमी करती है, तो पता ही होगा। रेपो दर वह दर होती है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है ना, और जो अर्थव्यवस्था में अस्फीति की स्थिति में आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को इससे अधिक उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रेपो दर को कम करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है। और दूसरा है सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत आरबीआई जो होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए वित्तीय बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। और स्फीति के समय आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का सहारा लेता है। और तीसरा गलत है, क्योंकि ऋण के लिए मार्जिन आवश्यकता में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि आरबीआई विशेष क्षेत्र में धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को बदल सकता है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अस्फीति के समय ऋण के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। ये भी गलत है। बाजार स्थिरीकरण जो होता है, स्थिरीकरण योजना के लिए तहत नए बांड जारी करना नहीं भाई, क्योंकि बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत जारी किए गए सरकारी बांड को एमएसएल बॉन्ड भी कहा जाता है। ये सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा सिस्टम से अतिरिक्त तरलता को बाहर निकालने के लिए विशेष उद्देश्य से जारी किया जाता है। जब नियमित सरकारी बॉन्ड अपर्याप्त साबित होते हैं तो इस प्रकार इन्हें अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन आपूर्ति को कम करने के लिए मुद्रास्फीति के समय जारी किया जाता है। तो ये हो जाएगा गलत। तो केवल 2 ही सही है, 1 एंड 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह है सीमा शुल्क के प्रकार है, लगाया जाता है प्रतिपूरक जो है शुल्क, जिसे बोलते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो ये किसके लिए लगाया जाता है? आयातित वस्तुओं निर्माण कार्बन गहन विधियों का उपयोग करके किया जाता है। एंटी डॉपिंग ड्यूटी और आयातित वस्तुओं के मूल देश में निर्यात सब्सिडी के कारण अनुचित लाभ मिलता है। सुरक्षा कर्तव्य, जिसमें किसी विशेष उत्पाद या आयात अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है और घरेलू उद्योगों को गंभीर क्षति पहुंचती है या पहुंचने का खतरा होता है। ऊपर कितने युग्म सही है? केवल 1, केवल 2, तीनों या कोई नहीं?
तो 7 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका केवल एक होगा, वो भी कौन-सा? पहला। देखिए ये प्रतिपूरक शुल्क जो होते हैं आयातित वस्तुओं का जो है निर्माण कार्बन गहन विधियों का उपयोग करके किया जाता है, ये सही है। एंटी डोपिंग किसके लिए होता है? नहीं, पहला गलत है। क्योंकि काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होता है आयातित उत्पादों पर लगाया जाता है। आयातित वस्तुओं के उत्पाद पर लगाया जाता है और ये अतिरिक्त सीमा शुल्क है जो इन उत्पादों द्वारा उनके मूल देश के निर्यात सब्सिडी और कर रियायतों जैसे लाभों के कारण प्राप्त अनुचित लाभों को बेअसर करने के लिए लगाया जाता है। ये गलत है पहला। और दूसरा है ये है एंटी डोपिंग ड्यूटी, तो ये गलत है क्योंकि ये ड्यूटी संरक्षणवादी टैरिफ है जिसे घरेलू सरकार विदेशी आयातों पे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए चाइना बहुत सारे माल यहाँ बेच रहा है तो यहाँ पे टैरिफ लगा दी जाएगी ताकि वो डोपिंग न कर दें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे माल अपने सस्ते बेच देंगे जिससे यहाँ का मार्केट क्रैश हो सकता है, मतलब यहाँ की चीजें लोग नहीं खरीदेंगे ना, तो इसलिए लगता है। तो ये हो जाएगा गलत। और सुरक्षाकर्ता भी ये सही है क्योंकि सुरक्षा शुल्क एक अस्थायी राहत है जो तब प्रदान किया जाता है जब किसी विशेष उत्पाद या आयात प्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है और समान उत्पादों के घरेलू निर्माताओं के अस्तित्व को खतरा होता है। जैसे सपोज दैट भारत समय समय पर चीन, थाईलैंड, वियतनाम आदि से सोलर सेल्स और मॉड्यूल के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाता है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए। ये इंग्लिश में भी दिया है, अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश का अलग से वीडियो बना दूंगी। 8वां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति अंतराल शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन का माप है। सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि जब वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति कुल मांग से अधिक हो जाती है। जब बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाओं के कारण वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की दर उच्च हो जाती है। ऐसी स्थिति जब पूर्ण रोजगार स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादों से अधिक हो जाती है। कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें सही है डी। ऐसी स्थिति जब पूर्ण रोजगार स्तर वस्तुओं और सेवाओं की मांग वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन से अधिक हो जाती है। देखिए मुद्रास्फीति अंतराल एक प्रकार का आर्थिक अंतराल होता है जब तब उत्पन्न होता है जब समग्र रोजगार के उच्च स्तर, बढ़ी हुई व्यापारिक गतिविधियों या सरकारी व्यय जैसे कारकों के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पादन से अधिक हो जाती है। डिमांड पुल मुद्रास्फीति के मामले में कुल मांग वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है। ये अतिरिक्त मांग मुद्रास्फीति अंतराल का प्रतिनिधित्व करती है। मुद्रास्फीति अंतराल परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आधार प्रभाव शब्द का तात्पर्य है किसी देश की आर्थिक नीतियों का उसके दीर्घकालिक विकास क्षमता का प्रभाव, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तरों पर कर दरों का प्रभाव, वर्तमान अवधि के लिए मुद्रास्फीति की गणना पर पिछली अवधि के मूल्य स्तरों का प्रभाव, वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि के कारण समान मूल्य स्तर में गिरावट। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। वर्तमान अवधि के लिए मुद्रास्फीति की गणना पर पिछली अवधि के मूल्य स्तरों पर प्रभाव होगा। देखिए मुद्रास्फीति की गणना के संदर्भ में आधार प्रभाव का तात्पर्य किसी पिछली अवधि के मूल्य स्तरों के वर्तमान अवधि की मुद्रास्फीति दर की गणना पर पड़ने वाले प्रभाव से है। मुद्रास्फीति को आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा कीमतों की तुलना आधार अवधि में समान वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों से करके मापा जाता है, जो अक्सर एक साल पहले होती है और आधार अवधि समय के साथ मूल्य स्तरों में होने वाली परिवर्तनों का आकलन करने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भारत में नियोजन के संबंध में निम्नलिखित पहलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्वेश्वरैया योजना, जन योजना, बॉम्बे योजना, जन योजना, बॉम्बे योजना, विश्वेश्वरैया योजना, बम्बई योजना, जन योजना, विश्वेश्वरैया योजना, विश्वेश्वरैया योजना, बॉम्बे योजना, पीपुल्स योजना। तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विश्वेश्वरैया योजना जो कि 1934 में आया था। ये प्रसिद्ध इंजीनियर और राजनेता हैं, इनके बारे में तो जानते होंगे। इंजीनियर डे जो मनाया जाता है इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है। ये भारत में आर्थिक नियोजन का पहला व्यापक प्रयास किया था इन्होंने। विश्वेश्वरैया योजना को लोकतांत्रिक पूंजीवाद जैसे कि अमेरिका में पाया जाता है से प्रभावित थे, जिसमें औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था और इस योजना का उद्देश्य एक दशक में राष्ट्रीय आय को दुगुना करना था और इसमें इस्पात, सीमेंट और इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया और सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरा है ये बॉम्बे योजना, ये आया था 1944 मतलब इनके 10 साल बाद। यह योजना जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिड़ला और अन्य सहित प्रमुख उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा भारत के युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करने के लिए विकसित की गई थी। बॉम्बे योजना में कृषि विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर मुख्य जोर दिया गया था। इसमें भारी उद्योगों, बुनियादी उद्योगों दोनों पर जोर दिया गया था। इसके अलावा इसमें आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग के विकास, एमएसएमई की भूमिका बढ़ाने और मौजूदा असमानताओं को रोकने के लिए सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया था। ठीक है, और ये पीपल्स प्लान आया था 1945 में।
एम.एन. रॉय एक मानवतावादी और राजनीतिक विचारक द्वारा प्रस्तावित किया गया था और यह योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित था। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके कारण हो सकती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसके कारण होता है? तो ये पूछा है। तो किसके कारण होता है? विस्तारवादी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति, सूचकांक वेतन या उच्च क्रय शक्ति या बढ़ती ब्याज दरों के कारण। तो देखिए ये जो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन 1 टू 4 है या 3 4 5 है, 1 2 3 5 है या 1 2 3 4 5। इसका आंसर आप हमारे आंसर बताने से पहले बताएंगे। तो इसका होगा विस्तारवादी नीतियां होंगी, राजकोषीय प्रोत्साहन होगा इसका और ये होगा ये उच्च क्रय शक्ति से। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 टू 4 ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां करते हैं 12th। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत तीसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा निर्धारित विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। चीनी आक्रमण 1962 और पाकिस्तान के द्वारा साथ युद्ध 1965 ने विकास व्यय के संबंध में भारत की राजकोषीय सीमाओं को बढ़ा दिया। तीसरा है वित्तीय वर्ष 1965-66 में भारत में भयंकर सूखा पड़ा। उपरोक्त में से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 2 और 3 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है लेकिन इनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है। कथन 2 और 3 में से केवल एक ही सही है और कथन 1 की व्याख्या करता है। ना तो कथन 2 सही है ना कथन 3 सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा पहले कथन सही है? तो देखिए इसमें जो है कथन जो है दूसरा सही है। 1962 में पाकिस्तान के साथ 1965 में जो है चीन के साथ 1962 में पाकिस्तान के साथ 1965 में विकास व्यय के संबंध में भारत की राजकोषीय सीमाओं को बढ़ा दिया था, बिल्कुल सही है। और ये वित्तीय वर्ष 1965-66 में भारत में भयंकर सूखा पड़ा था, ये भी बात सही है। और ये जो दोनों हैं कथन एक की व्याख्या करते हैं कि भारतीय तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था विकास लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया था, आपको पता है फेल हो गया था क्योंकि उस टाइम चीन पाकिस्तान लड़ाई और ये सूखा वगैरह रीजन्स थे। तो ये दोनों ही पहले कथन की व्याख्या करें तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं और योजना की अवधि के दौरान घटित प्रमुख घटनाओं पर विचार कीजिए। पंचवर्षीय योजना है FYP और प्रमुख घटना है। चौथा पंचवर्षीय योजना है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पांचवी पंचवर्षीय योजना है 20 सूत्री कार्यक्रम शुभारंभ और 9वां पंचवर्षीय योजना है भुगतान संतुलन, संकट कारण, उदारीकरण, निजीकरण, विश्वकरण है और LPG सुधारों की शुरुआत है। कितने युग्म सही सम्मिलित है? केवल एक, केवल दो, तीनों, कोई नहीं। तो ये है 13वां। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कथन सही है। चौथा पंचवर्षीय जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, सही है। 1969 और 74 का टाइम है ये, 1969 से 74 तक का। ठीक है। और दूसरा 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। 1974 से ये टाइम पीरियड था आपको 1979 तक, सॉरी 1974, 74 से कब तक था? 79 तक। ठीक है। और तीसरा गलत है क्योंकि 9वीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन के उदारीकरण, निजीकरण दो है, ये जो है 1991 में 8वीं पंचवर्षीय में आया था, ना कि 9वीं में। और 1991 में आया था, 1992-97 तक था ये टाइम पीरियड 8वीं पंचवर्षीय योजना का, 92 से 97 तक। तो ये तीसरा गलत है, बाकी दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 2 बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूचकांक पर विचार करें। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। उपरोक्त में से कितने सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाए? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या सभी 5? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? देखिए पहला तो सही है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक सही है और दूसरा है वैश्विक नवाचार सूचकांक गलत है। इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में विश्व अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक करता है। इसे कार्नेल यूनिवर्सिटी और सीड के सहयोग से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये तो गलत है। और तीसरा सही है भाई, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है, तो 4 सही है, बाकी जो है एक गलत है, दूसरा वाला। ठीक है। और कार्य के प्रभाव के बारे में कथन विचार कीजिए। यदि मांग आपूर्ति के सापेक्ष लोचदार नहीं है
तो उपभोक्ता पर डाल दिया जाता है, तो कर उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है। यदि आपूर्ति मांग की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है, आलोचदार है, मतलब फ्लेक्सिबल है, तो कर उत्पादकों पर पीछे की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। कौन सा कथन इसमें सही है? 15 का। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स वक्र दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिलिप्स वक्र किसको दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को, या मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय आय के बीच अनुपातिक संबंध को, या मुद्रास्फीति राजकोषीय घाटे के बीच के अनुपातिक संबंध को, मुद्रास्फीति या ब्याज दरों के बीच विपरीत संबंध को। तो हमेशा याद करिए फिलिप वक्र जो था मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत वक्र था। ठीक है। तो 1958 में अर्थशास्त्री एल.डब्ल्यू. फिलिप द्वारा यह प्रस्तुत वक्र एक ग्राफिकल निरूपण था जो किसी अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के विपरीत संबंधों को प्रदर्शित करता है। तो जितनी मुद्रास्फीति बढ़ेगी उसी हिसाब से बेरोजगारी घटेगी, ऐसा था। ठीक है। नीति आयोग की विभिन्न पहलों के संदर्भ में विचार कीजिए। ई अमृत पोर्टल, ये उसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में बड़े निस्पंदन संयंत्रों की स्थापना करके स्वच्छ पेयजल तक पहुंच को बढ़ावा देना। और दूसरा है सोनी अभियान, शहरी माल ढुलाई क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती में तेजी लाकर वायु गुणवत्ता में सुधार करना। तीसरा है कांची जिला कार्यक्रम, प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतों को सुधार करके अविकसित जिलों को बदलना। कितने युग में सही सम्मिलित है इसमें से? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4? तो इसमें जो है पहला तो गलत है भाई। ये जो है ई अमृत पोर्टल, तो ये अमृत पोर्टल भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। एक व्यापक वेब प्लेटफॉर्म है। ये पोर्टल जो है स्वच्छ पेयजल को बढ़ावा देने या ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित नहीं है। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है दूसरा, ये सही है। सोनी अभियान है शहरी माल ढुलाई क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती में तेजी लाकर वायु गुणवत्ता में सुधार करना। और तीसरा भी सही है, या कांची जिला कार्यक्रम, प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतों के सुधार करके अविकसित जिलों को बदलना। तो यह है बी, 2 सही है। यह वक्र कर दरों और कर राजस्व के बीच संबंध दर्शाता है। वक्र के बारे में बता रहा है। यह बताता है कि एक निश्चित बिंदु तक कर दरों में वृद्धि के साथ कर राजस्व बढ़ता है। इस बिंदु को आगे कर दरों में और वृद्धि से कर राजस्व कम हो सकता है। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस वक्र का वर्णन किया गया? एंजल वक्र, कुर्जेन्स वक्र, लॉरेंज वक्र या लॉफर वक्र? किसका किया गया है? तो इसमें किया गया लॉफर वक्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर के अग्रिम स्थानांतरण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जब सरकार कर की दर बढ़ाकर जो है कर का भार सीधे उत्पादन पर डाल देती है। जब कीमत से कोई परिवर्तन किए बिना कर का भार उपभोक्ता से विक्रेता या उत्पादक पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब विक्रेता कीमतें बढ़ाकर कर का बोझ उपभोक्ता पर डाल देता है। जब उत्पादक कम मजदूरी के माध्यम से कर का बोझ श्रमिकों पर डाल देता है। तो ये कब होता है? ये होता है जब विक्रेता कीमतें बढ़ाकर कर का बोझ उपभोक्ता पर डाल देता है। ठीक है। नेक्स्ट है 20। ये है निम्नलिखित शुल्कों पर विचार करें। बिजली उत्पादन पर कर, भूमि की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क, मनोरंजन और आमोद प्रमोद पर कर, कृषि आय पर कर, समाचार पत्रों की बिक्री पर या खरीद पर कर। भारत में राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त में से कितने कर लगाए जाते हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या सभी 5? तो बताइए कितने कर लगाए जाते हैं? तो 3 सही है इसमें से। देखिए पहला गलत है। ये बिजली उत्पादन पर कर नहीं लगता है। संविधान के अनुच्छेद 286 के अनुसार केंद्र सरकार के अनुसार राज्यों को बिजली उत्पादन कर या शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा बिजली उत्पादन पर लगाया गया कोई भी कर या शुल्क अवैध और असंवैधानिक है। इससे थर्मल, हाइड्रो, पवन और परमाणु जैसे सभी स्रोतों से बिजली उत्पादन पर कर शामिल है। ये गलत हो जाएगा। भूमि की बिक्री पर ये सही है। स्टाम्प शुल्क राज्य का विषय है और इसे स्टॉक एक्सचेंज सहित विभिन्न वित्तीय लेन देन पर लगाया जाता है। स्टाम्प शुल्क भारतीय संविधान में राजसूची के दायरे में आता है। इसका मतलब है कि राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में कानून बनाने और स्टाम्प शुल्क एकत्र करने का अधिकार है। मनोरंजन, आमोद प्रमोद पर 20 टैक्स लगता है राष्ट्र, और कृषि पर आय भी जो है लगाता है। तो 5वां है समाचार पत्रों की बिक्री खरीद पर। तो ये गलत है। यह केवल राज्य सरकारी तो 5वां नहीं, संघ सूची की प्रविष्टि 92 के अनुसार समाचार पत्रों की बिक्री खरीद पर केंद्र सरकार
अधिकार केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। तो ऑप्शन केवल 3 सही है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने के लिए सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है? यह विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किए जाने वाले विभिन्न करों का स्थान लेगा और इस प्रकार भारत में एकल बाजार का निर्माण करेगा। इससे भारत के चालू खाता घाटे में भारी कमी आएगी तथा भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम होगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और आकार में भारी वृद्धि होगी और निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाएगा। कौन सा सही है? केवल 1, 2, 3 या 1, 2, 3 या 1, 3? 21। तो इसमें पहला सही है। यह विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किए जाने वाले विभिन्न करों का स्थान लेगा और इस प्रकार भारत में एकल बाजार का निर्माण करेगा। ये सही है। भारत के चालू खाता घाटे में भारी कमी आएगी तथा भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम होगा। ये गलत है क्योंकि जीएसटी चालू खाता घाटे में भारी कमी और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं है। इस तरह का समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि जीएसटी भारत को निकट भविष्य में चीन से आगे निकलने में सक्षम बनाएगा। अप्रत्यक्ष करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि से निराशा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करके बचत की जा सकती है। प्रत्यक्ष करों की तुलना में इसमें आसानी से बचा जा सकता है। कौन सा कथन अप्रत्यक्ष करों का दोष है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। कौन सा सही है? 22। तो इसमें केवल पहला सही है क्योंकि अप्रत्यक्ष करों दरों में वृद्धि से निराशा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करके बचत की जा सकती है। ये सही है। और बाकी दूसरा गलत है क्योंकि अप्रत्यक्ष करों से बचना आमतौर पर कठिन होता है क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में शामिल होते हैं और लेन देन के बिंदु पर एकत्र करें। आप कोई सामान खरीदते हो देखते होगे उसमें लिखा रहता है इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस। 23वां है भारत में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपकर और अभिभार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सभी प्रकार के उपकरों से प्राप्त आय भारत के सार्वजनिक खाते में जमा की जाती है। और दूसरा है अधिभार से प्राप्त राशि का उपयोग किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। तीसरा है उपकर और अधिभार दोनों से प्राप्त आय आमतौर पर करों के विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं बनती है जिसे केंद्र सरकार को राज्यों के साथ साझा करना चाहिए। कौन सा कथन इसमें सही है? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3? तो इसमें देखिए ये तो सही है। अधिभार से प्राप्त राशि का उपयोग किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उपकर और अधिभार दोनों से प्राप्त आय आमतौर पर करों के विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं बनती है और केंद्र सरकार को राज्यों के साथ साझा करना पड़ता है। ये सही है। पहला इसमें गलत है। ये पहला गलत है। पहला गलत क्योंकि एकत्रित उपकर से प्राप्त आय भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि में जमा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3। नेक्स्ट है 24वां देश में कर अनुपालन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाए जाने की संभावना सबसे कम है? नकदी रहित लेन देन को प्रोत्साहित करना, सरलीकृत कर दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत, कर की दर बढ़ाना, धन शोधन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी प्रावधान लागू करना। तो इसमें जो है कौन सा? इसमें है कर की दर बढ़ाना। इसमें कम है क्योंकि जो है कर अनुपालन तात्पर्य उस सीमा से होता है जब एक करदाता अपने देश के कर नियमों का अनुपालन करता है लेकिन विफल रहता है। उदाहरण के लिए आय की घोषणा करके, रिटर्न दाखिल करके तथा समय पर देय कर का भुगतान करके। विकल्प एक गलत है। क्यों? क्योंकि कैशलेस लेन देन को प्रोत्साहित करने में लेन देन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है जिससे व्यक्तियों के लिए राजस्व को कम दिखाना मुश्किल हो जाता है और कर अनुपालन में सुधार होता है। इसलिए भारत सरकार का अनुपालन सुधार के लिए इस उपाय को अपना सकती है। दूसरा गलत है सरलीकृत कर दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत क्योंकि सरलीकृत कर दाखिल करने की प्रक्रिया पर कर अनुपालन को आसान और कम समय लेन देन वाली बनाती है जिससे अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कर अनुपालन में सुधार के लिए माल और सेवा कर दाखिल करने के क्षेत्र में जीएसटी कंपोजिशन स्कीम शुरू करने के भारत सरकार के प्रयास से इसका उदाहरण मिलता है। ठीक है, सी तो सही है और डी गलत है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी प्रावधान पेश करने से कर अनुपालन में सुधार होगा। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए कर अनुपालन में सुधार करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू किया है। 25वां है किसी देश में आय का पुनर्वितरण सर्वोत्तम रूप से किसके माध्यम से किया जा सकता है? प्रगतिशील कराधान को प्रगतिशील व्यय के साथ संयोजित करना, प्रगतिशील कराधान को प्रतिगामी व्यय के साथ संयोजित करना, प्रतिगामी कराधान और प्रतिगामी व्यय का संयोजन, प्रतिगामी कराधान को प्रगतिशील व्यय के साथ संयोजित करना।
क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा प्रगतिशील कराधान को प्रगतिशील व्यय के साथ संयोजित करना। ठीक है। देखिए प्रगतिशील कराधान से ऊंचाई वाले व्यक्तियों पर उच्च दरों पर कर लगाना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप धनी लोगों पर अधिक महत्वपूर्ण बोझ पड़ता है। और प्रगतिशील व्यय में सरकारी व्यय को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और पहलों की ओर निर्देशित करना शामिल है, जो निम्न आय समूह को लाभान्वित करते हैं। ये संयोजन आय के पुनर्वितरण की ओर ले जाता है, जहां धन को संपन्न लोगों से कम विशेषाधिकार प्राप्त होने लोगों को हस्तांतरित किया जाता है, जिससे संसाधनों का अधिक न्यायसंगत वितरण होता है। नेक्स्ट है भारत में पूंजीगत लाभ कर के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों की बिक्री में होने वाले मुनाफे पर लागू होता है। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ का कर 10 वर्ष से कम अवधि तक जारी रखी गई परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय पर लगाया जाता है। कौन सा सही है? केवल दो, दो तीन, एक तीन या दो तीन? तो इसमें जो है केवल दूसरा सही है। ये चल और अचल दोनों पर लगाया जाता है। तो पहला गलत क्यों है? पहला गलत है क्योंकि भारत में पूंजीगत लाभ आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान द्वारा शामिल है और अधिनियम जो होता है पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से आय पर लगाने के लिए नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ दोनों पर कैसे लगाया जाता है। और दूसरा सही है, पता ही है। और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ 10 वर्ष से कम होता है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ 10 वर्षों पर नहीं बल्कि 24 महीने या उससे कम समय तक रखी गई परिसंपत्ति पर होने वाला लाभ होता है। तो ठीक है, ये गलत है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। सौर पैनल, मानव उपभोग के लिए मादक शराब, सर्जिकल उपकरण, विमानन, टरबाइन ईंधन, तंबाकू उत्पाद। ऊपर में से कितनी वस्तु एवं कर सेवा कर से छूट प्राप्त है जिसके अंतर्गत नहीं आती हैं? बताइए। तो कितनी वस्तुएं हैं? तो पहली नहीं है मानव उपभोग के लिए सौर पैनल नहीं है भाई। तो क्योंकि सौर पैनल वास्तव में जीएसटी के अंतर्गत आते हैं और 12% की दर से। ऐसा इसलिए क्योंकि सौर पैनलों को अच्छे ऊर्जा उपकरणों और स्पेयर स्पोर्ट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पे जीएसटी होता है भाई, कर लगता है। सर्जिकल उपकरण, तो ये सही है क्योंकि मानव भोग के लिए मादक शराब जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है। संविधान का अनुच्छेद 366 12A और जीएसटी अधिनियम के अनुसार इससे स्पष्ट रूप से जीएसटी ढांचे से बाहर रखा गया। इसके बजाय इस पर सरकारें राज्य उत्पाद शुल्क और वैट के माध्यम से कर लगाती हैं। तीसरा गलत है क्योंकि जो चिकित्सा उपकरण जैसे स्टेंट, सर्जिकल उपकरण, डायग्नोस्टिक किट जो होता है ये इस पर जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। और ये है विमानन, टरबाइन ईंधन, तो ये जो है ये सही है क्योंकि एवियन टरबाइन फ्यूल सहित सभी पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपको पता ही होगा। तंबाकू उत्पाद, तो ये भी एक गलत है क्योंकि सिगरेट, सिगार और अन्य निर्मित तंबाकू वस्तुओं सहित तंबाकू उत्पाद जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। इन पर 28% की उच्चतम जीएसटी दर लागू होती है। तो ऑप्शन केवल दो सही है, सी बी। बी है ना, दो सही है, ए होगा। ठीक है, 28 है। जीएसटी के अंतर्गत ई वे बिल के संदर्भ में कथन में कौन सही है? ई वे बिल की वैधता सीमित समय के लिए होगी जो माल के परिवहन की दूरी पर आधारित होगी। आभूषण और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ सामानों के परिवहन को ई वे बिल की आवश्यकता से छूट दी गई है। एक ही राज्य के भीतर परिवहन किए जाने वाले किसी भी माल के लिए ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है। कौन सा कोड सही उत्तर का चुनाव करिए? 1 2 2 1 3 या 1 2 3? 28। तो देखिए इसमें जो है 1 2 दोनों सही है। ये तीसरा गलत है क्योंकि एक राज्य के भीतर परिवहन किए जाने वाले किसी भी माल के लिए ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है। जी होती है, ऐसा नहीं होती। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम के संबंध में कथन विचार कीजिए। 5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले सामान बेचने वाले व्यवसाय जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी अपने ग्राहकों से जीएसटी एकत्र करने या कर चालान जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हुए। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी अपनी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं। और चौथा है कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को मासिक आधार पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। कौन सा कथन सही है? 1 2 3, 2 3 4, 2 3 या 1 4? देख लीजिए एक बार, आंसर करिए उसके बाद आंसर देखिएगा। देखिए पहला कथन गलत है
क्योंकि देखिए जीएसटी कंपोज़िशन स्कीम छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन सरल बनाती है क्योंकि इसमें उन्हें अपने टर्नओवर के लिए एक निश्चित प्रतिशत कर का भुगतान करने की अनुमति मिलती है। हालाँकि हर जीएसटी व्यक्ति योजना का विकल्प नहीं चुन सकते। माल के जुड़े जीएसटी कंपोज़िशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं यदि उनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए का हो और जो अधिक नहीं हो बल्कि 1.5 स्कीम खर्च कर सकते हैं। तो 1.5 जो होता है करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा जो है सही है। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी अपने ग्राहकों से जीएसटी एकत्र करने या कर चालान करने जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है। कंपोजिशन स्कीम तीसरा है। तीसरा भी सही है। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी अपनी खरीद पर इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं। और चौथा जो है गलत है क्योंकि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत व्यवसायों को मासिक आधार पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है और इसमें तो ये हो जाएगा गलत और तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 2 एंड 3 राइट आंसर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत कर से जीडीपी अनुपात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों के औसत कर से जीडीपी अनुपात से कम है। भारत में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कर का अनुपात लगभग सभी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों की तुलना में काफी कम है। कथन 1, 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1, 2 दोनों सही। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है। 30 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहला कथन तो सही है। भारत का कर से जीडीपी अनुपात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों के औसत कर से जीडीपी अनुपात से कम है। भारत में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कर का अनुपात लगभग सभी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों की तुलना में काफी कम है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि भारत का प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कर का अनुपात लगभग 55 to 45% है जो ओईसीडी और अर्थव्यवस्थाओं सहित कई अन्य देशों की तुलना अपेक्षाकृत अधिक है। ये दूसरा गलत हो जाएगा। ए सही है तो ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? गेहूं, धान, तंबाकू, चीनी। दिए गए कोड सही उत्तर बताना है। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या 1, 2, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं होगा और धान भी होगा, तंबाकू नहीं होगा, चीनी होगा। ऑप्शन डी। अब निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ऐतिहासिक रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति आमतौर पर उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम रही है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आमतौर पर अधिक स्थिर मौद्रिक प्रणालियां, बेहतर विकसित वित्तीय संस्थान और स्थिर मुद्राएं होती हैं। उपर्युक्त संबंध में कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 दोनों सही है। 2 1 की व्याख्या करता है। 1, 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही, कथन 2 गलत है। कथन 1 सही, कथन 2 सही। कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है। 32 तो देखिए कथन 1, 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है। विश्व आर्थिक परिदृश्य निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अक्सर प्रयुक्त शब्दों में संबंधित युग्मों पर विचार करना है। संधि खरीदारी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दो क्षेत्राधिकारों के बीच कर संधि लाभों तक अप्रत्यक्ष पहुंच प्राप्त करना जो उन क्षेत्राधिकारों से किसी का निवासी नहीं है। राउंड ट्रिपिंग कर लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशी संस्थाओं के माध्यम से निवेश को वापस स्वदेश में लाना। आधार क्षरण और स्थानांतरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर से बचने की रणनीति जिससे वे अपने मुनाफे को कम कर वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर सकें। कौन सा कथन सही? केवल कितने गुण सही? 1, 2, 3 या कोई नहीं। 34 का देखिए तीनों बातें बिल्कुल सही हैं तो ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कर अधिक के शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों की तुलना में संग्रहित प्रत्यक्ष करों का अनुपात, राजस्व बढ़ाने के लिए कर की दरें बढ़ाने की सरकार की क्षमता, किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व वृद्धि की अनुक्रियाशीलता, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दी गई कर छूट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व वृद्धि की अनुक्रियाशीलता। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कर लोच से तात्पर्य कर की दर में परिवर्तन के लिए प्रत्युत्तर में कर राजस्व में होने वाले परिवर्तन से है
किसी देश में उच्चतर आर्थिक विकास के लिए उच्च कर लोच वांछनीय है। कौन सा कथन सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल दूसरा सही है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि जैसा कि कर उछाल होता है, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, समय के साथ कर नीति में विवेकाधीन परिवर्तन के लिए कर राजस्व की कुल प्रतिक्रिया कर लोच है। सकल घरेलू उत्पाद में कर राजस्व की स्वचालित प्रतिक्रिया विवेकाधीन कर परिवर्तनों को कम करती है। इससे विवेकाधीन कर परिवर्तनों का प्रभाव शामिल नहीं है, जैसे कि कर की दर में परिवर्तन, कर आधार में परिवर्तन, कर रियायतों में परिवर्तन आदि। बाकी दूसरा तो सही है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के संदर्भ में भी कथन पर विचार कीजिए। तो यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शहरी मुद्रास्फीति ग्रामीण मुद्रास्फीति की तुलना में लगातार अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित थी। कौन सा कथन सही है? 1 2 सही है, दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। थर्ड हिस्से में इसका देखिए पहला कथन गलत है, क्योंकि 23-24 में जो बात की गई थी, तो क्योंकि 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारतीय राज्यों में ग्रामीण मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 24 अधिकांश भाग के लिए शहरी मुद्रास्फीति से अधिक थी। तो लगातार अधिक थी, तो ठीक है, अधिक थी। और नीचे दिए गए चार्ट में दिया गया है, तो बताएंगे इसको हम बाद में। तो ये तो गलत है, तो दूसरा सही है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। तो ये है वस्तु एवं कर मतलब जीएसटी व्यवस्था के तहत अंतरराज्यीय व्यापार के मामले में कर राज्य में लगाया जाता है, जहां वस्तुओं का उपभोग किया जाता है लेकिन राजस्व को मूल राज्य और केंद्र सरकार के बीच साझा किया जाता है। जहां वस्तुओं का उत्पाद किया जाता है लेकिन राजस्व को उस राज्य को हस्तांतरित किया जाता है, या जहां वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, या सी है जहां वस्तुओं का उपभोग किया जाता है लेकिन राजस्व को मूल राज्य और उपभोग करने वाले राज्य के बीच साझा किया जाता है, या जहां वस्तुओं का उपभोग किया जाता है और राजस्व को उपभोग करने वाले राज्य और केंद्र सरकारों के बीच साझा किया जाता है। वो 38 का क्या आंसर होगा देख लीजिएगा, एक बार बताइएगा इसका आंसर। इसका देखिए आंसर हो जाएगा डी, जहां वस्तुओं का उपभोग किया जाता है और राजस्व का उपभोग करने वाले राज्य के सरकार के बीच साझा किया जाता है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द ड्रीप प्राइसिंग को सही ढंग से समझाता है? ये एक तकनीक जिसमें कोई देश या कंपनी अपने घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर कोई उत्पाद बेचती है। एक व्यवसायी रणनीति जिसमें प्रतिस्पर्धा को खत्म करने और बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए उत्पादों की अंतिम कीमतों को अवास्तविक रूप से कम निर्धारित करना शामिल है। उत्पाद का मूल्य निर्धारण विभिन्न बाह्य कारकों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें वर्तमान बाजार मांग, मौसम, आपूर्ति में परिवर्तन और मूल्य सीमा शामिल है। एक मूल्य निर्धारण तकनीक जिसमें कंपनियां किसी उत्पाद को कीमत का केवल एक हिस्सा विज्ञापित करती है तथा अन्य शुल्कों का खुलासा ग्राहक द्वारा खरीद प्रक्रिया से गुजरने के बाद करती है। 39 इसका आंसर हो जाएगा डी। एक मूल्य निर्धारित तकनीक जिसमें कंपनियां किसी उत्पाद की कीमत का केवल एक हिस्सा विज्ञापित करती है तथा अन्य शुल्कों का खुलासा ग्राहक द्वारा खरीद प्रक्रिया से गुजरने के बाद करती है। 40वां है, भारत में अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। भारत में अप्रत्यक्ष कर हास्यमान प्रकृति के हुए। अप्रत्यक्ष करों के संबंध में निम्न आय वाले लोगों के उच्च आय व्ययों की तुलना में अपनी आय का उच्च प्रतिशत कर के रूप में देते हैं। बाकी ऑप्शन तो वही है व्याख्या वाला। तो बताइए क्या हो सकता है इसका, क्या कथन दोनों सही है, व्याख्या क्या कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। देखिए इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। और गलत क्यों है? क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष कर जैसे कि वस्तु कर, जिसे जीएसटी बोलते हैं, प्रतिगामी मतलब अवक्रमणकारी नहीं है, और क्योंकि यह कर की दर या कर का भार आय में वृद्धि कमी के कारण नहीं बदलता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ये अप्रत्यक्ष करों के संबंध में ये दूसरा सही है, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में पूंजीगत लाभ उत्पन्न हो सकता है? जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है, जो स्वामित्व वाली संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि होती है, जब आप कोई पेंटिंग खरीदते हैं और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि होती है। कौन सा कथन सही है? 1 2 3 2 1 2 3। इसमें हो जाएगा दूसरा तीसरा सही। ये जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है, तो ये गलत है। किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि का अर्थ उस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि नहीं, बल्कि इसके लिए कोई पूंजीगत लाभ नहीं है, तो ये नहीं है।
बाकी दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन बी। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। सरकारी कार्यक्रमों पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी मूल्यांकन करना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों के हस्तांतरण की निगरानी करना, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालय को धन आवंटित कराना। निम्नलिखित में कितने नीति आयोग के प्राथमिक उद्देश्य हैं? केवल एक, केवल दो, या केवल तीन, या सभी? 42। तो ये हो जाएगा केवल एक। और कौन सा? इसमें पहला सही है, सरकारी कार्यक्रमों पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना। ठीक है। दूसरा गलत है क्योंकि नीति आयोग राज्य सरकार को करों का हस्तांतरण की देखरेख नहीं करता है। और तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना 2015 में की गई थी, तो पता ही होगा। भारत के उन राज्यों के शासित प्रदेशों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिए की गई थी जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो। भारत सरकार द्वारा एनएफएससी के अंतर्गत अनुकूलन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई जो के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, ना कि नीति आयोग। चौथा गलत है क्योंकि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मंत्रालयों को धन आवंटित करना नीति आयोग का कार्य नहीं है। यह योजना आयोग के पास यह कार्य था, लेकिन नीति आयोग के विशुद्ध रूप से एक थिंक टैंक है। मंत्रालय को धन आवंटित करने जैसे मुख्य कार्य में शामिल नहीं है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है। किसी अर्थव्यवस्था में बाटल नेक मुद्रास्फीति के मुख्य रूप में किसके कारण होता है? अल्पावधि मांग में तीव्र वृद्धि जबकि आपूर्ति परिवर्तित रहती है, वस्तुओं की आपूर्ति में भारी गिरावट जबकि मांग में स्थिर रहती है, कुल मांग में वृद्धि के साथ साथ मजदूरी में वृद्धि या आयातित वस्तुओं की कीमत में अचानक वृद्धि है। तो इसमें हो जाएगा वस्तुओं की आपूर्ति में भारी गिरावट जबकि मांग स्थिर रहती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी कथन पर विचार कीजिए। अवधि अर्थ रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई कार्रवाई है। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी है, स्थिर आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति का दौर, रेपो दर में उल्लेखनीय कमी की कर किस कंट्रोल किया जाता है? क्या सही है? पुनर्मुद्रास्फीति है जो वह चरण जब मुद्रास्फीति मौसमी पैटर्न में बढ़ता है, रेपो दर में वृद्धि कर कंट्रोल करते हैं। विस्फीति है मुद्रास्फीति की दर में कमी की विशेषता, रेपो दरों में उल्लेखनीय वृद्धि करना तथा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। तो कौन पंक्तियों में कौन सा सही सुमेलित है? 1, 2 या 3 हो या कोई नहीं? देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, बताइए। देखिए इसमें कोई भी मैच नहीं है। ये जो मुद्रास्फीति जनित मंदी है, मुद्रास्फीति जनित मंदी जो है ये जो है स्थिर आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति का दौर है। ये गलत है क्योंकि मुद्रास्फीति जो होती है वो स्थिति को संदर्भित करता है जब अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से या लगभग शून्य दर पर बढ़ती है और कीमतें बढ़ती रहती हैं। यह केंद्रीय बैंकों के लिए एक अनूठी चुनौती प्रस्तुत करता है क्योंकि मुद्रास्फीति से निपटने के सामान्य उपकरण विकास की ओर नुकसान पहुंचा सकते हैं और विकास को प्रसारित करते हैं। मुद्रास्फीति आरबीआई की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति रेपो दर में क्या होता है, वृद्धि को सख्त करने के साथ साथ विकास का समर्थन करने के लिए आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को संबोधित करना शामिल है। कमी नहीं, वृद्धि करते हैं। और पुनर्मुद्रास्फीति दूसरा गलत क्यों है? देखिए मंदी के बाद आर्थिक विस्तार की अवधि को भी संदर्भित कर सकता है। इस चरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए रेपो दर को वृद्धि नहीं बल्कि ये कम करता है, ये बढ़ाता है कम करता है, उल्टा दे दिया दोनों। और विस्फीति क्या है? विस्फीति देखिए एक आर्थिक घटना है जिसमें मुद्रास्फीति की दर में कमी आती है। इसमें आरबीआई रेपो दर में उल्लेखनीय वृद्धि करता है, रेपो दर में वृद्धि करता है, बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। और इसमें जो रेपो दर में वृद्धि का सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना शुरू करता है और इससे स्फीति को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि बाजार में धन की आपूर्ति और बाजार में मांग और गिरावट आ सकती है। ये गलत है, कमी की विशेषता नहीं है, बढ़ने की विशेषता। तो ये हो जाएगा गलत, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोई सम्मिलित नहीं है। भारत में वस्तु लेन देन कर के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है और कृषि वस्तुओं के व्यापार को आमतौर पर वस्तु लेन देन कर से छूट दी जाती है। पर कौन सा कथन सही? केवल एक, दो, या ना तो एक ना तो दो? इसमें दोनों को बातें बिल्कुल सही है। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। भारत में थोक मूल्य सूचकांक गणना के लिए आधार वर्ष 11-12 है। WPI बास्केट में केवल घरेलू सामान शामिल है तथा आयातित सामान इसमें शामिल नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं की कीमत वृद्धि पर करों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है।
कौन सा कथन सही है? 1 3 1 3 1 या 1 2 3 46। तो इसका जो होगा पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। WPI जो है तो तो ये जो है उत्पाद मूल्य सूचकांक PPI के विपरीत इसमें आर्थिक सामान शामिल नहीं होता है। थोक मूल्य सूचकांक WPI में घरेलू और आर्थिक दोनों सामान शामिल होते हैं। तो ये गलत है, बाकी दोनों सही है। ऑप्शन बी। 47 है निम्नलिखित विचार करना। निर्माताओं को सब्सिडी का प्रावधान व्यक्तिगत आय कर वृद्धि, कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत बाजार, राष्ट्रीय बाजार के निर्माण को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था में लागत जनित मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार द्वारा उपरोक्त उपायों में से कितने उपाय किए जाने की संभावना नहीं है? 1 2 3 या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। नहीं है पूछ रहा है तो केवल एक है, और वो कौन सा है? वो हो जाएगा दूसरा, व्यक्तिगत आय में वृद्धि नहीं होगा। तो व्यक्तिगत आय वृद्धि से घरों की प्रयोज्य आय में कमी आती है, प्रयोज्य आय में कमी से उपभोक्ता की क्रय शक्ति में गिरावट आती है, जिसके परिणामस्वरूप कुल मांग में गिरावट आती है। हालांकि ये कुल मांग को कम करने और इसकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय है। तो बाकी एक ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कौन सा है? ये 48 है। स्वतंत्रता के बाद भारत के संदर्भ में सर्वोदय योजना के बारे में विकथन विचार कीजिए। यह इसे विनोबा भावे द्वारा तैयार किया गया था। योजना कृषि भूमि सुधार पर केंद्रित थी। इसमें विकेंद्रीकरण भागीदारीपूर्ण नियोजन पर जोर दिया गया था। कौन सा कथन सही? केवल 1 3 1 2 2 3 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3। इसे विनोबा भावे द्वारा नहीं शुरू किया गया था। सर्वोदय योजना महात्मा गांधी और विनोबा भावे के सर्वोदय अवधारणा से प्रेरित थी, जिसका अर्थ है सभी कल्याण का स्थापना। सर्वोदय योजना विनोबा भावे नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था। ठीक है, इन्होंने अवधारणा प्रेरित की थी, लेकिन जो योजना तैयार की थी वो किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों में से चक्रीय मुद्रास्फीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह अत्यधिक और तीव्र मूल्य वृद्धि के परिदृश्य को संदर्भित करता है जो नियंत्रित रूप से होती है, जिसमें अक्सर आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है। यह ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र भारी मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हों, कुछ क्षेत्र कोई मुद्रास्फीति का सामना नहीं कर रहे हैं और कुछ क्षेत्र अस्फीति का सामना कर रहे हैं। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां बढ़ती मुद्रास्फीति से मजदूरी से वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में और वृद्धि होती है। यह तब होता है जब एक संपन्न अर्थव्यवस्था जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है और उपभोक्ता मांग को बढ़ाती है, जिससे कीमतें लगातार बढ़ती हैं। 49। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां बढ़ती मुद्रास्फीति से मजदूरी में वृद्धि होती है और जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में और वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति सूचकांक और उन्हें जारी करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों के संबंध में कथन विचार कीजिए। सूचकांक द्वारा जारी GDP डिफ्लेटर है वित्तीय सेवा विभाग से। थोक मूल्य सूचकांक है आर्थिक सलाहकार कार्यालय। कृषि मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-AAL है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा। और रेसिडेक्स है राष्ट्रीय आवास बैंक। इसमें से कितने सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, ये सभी चारों। बताइए इसको। लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। पहला जो है GDP डिफ्लेटर, ये किसके लिए होता है? ये गलत है। देखिए, ये अंतर्निहित मूल्य डिफ्लेटर के रूप में जाना जाता है। एक अर्थव्यवस्था में सभी नए घरेलू रूप से उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के स्तर को मापता है और इसे वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी नहीं किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय का अधीन है। इसके बजाय इसे सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा सही है। WPI जो है आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा। और तीसरा देखते हैं, गलत है। तीसरा कृषि मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो ये राष्ट्रीय कार्यान्वयन मंत्रालय नहीं बल्कि श्रम और रोजगार कार्य मंत्रालय का जो श्रम ब्यूरो द्वारा ये 20 राज्यों में 600 गांव से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर महीने में कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित कर रहा है। और ये गलत हो गया। और रेसिडेक्स ये सही है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो कैसा लगा टेस्ट बताइए जरूर। पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।